नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का फाइनल वीडियो करने वाले हैं, यानी कि ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा आपका, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा दोस्तों। और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और ये सेकंड वीडियो और फाइनल वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसमें जितना चीज़ लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जितने भी करंट अफेयर का बुक है आर्थिक सर्वेक्षण, उसका मैं सार बात लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। तो हम लोग देखें कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो कृषि क्षेत्र में क्या चीज़ है, जीएसडीपी में देखो, कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, फसल, वन उद्योग बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग फसल क्षेत्र की बात करते हैं कृषि के अंतर्गत। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है फसल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें योगदान, कि फसल क्षेत्र का योगदान कितना है। फसल के अंतर्गत क्या कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे कि दलहन फसल हो गया, तिलहन फसल हो गया, अनाज है, धान गेहूँ, ये सब फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सब्जी, ये सब फसल के अंतर्गत। तो योगदान कितना परसेंट है, जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोग देखें तो 15% है जीएसडीपी में। भारत मतलब छत्तीसगढ़ के जितना भी राजस्व आय प्राप्त होता है आय में, ठीक है। जिसमें से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्राइटेरिया है, ठीक है ना। उसमें से फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, 8.64% है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृद्धि की बात करें कि फसल क्षेत्र में पिछले टाइम के मुकाबले इस टाइम जो है वृद्धि कितना हुआ है, स्थिर भाव पर है, याद रखना है। तो 2.15 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है, 2.15 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम लोग देखें कृषक परिवार या कृषि करने वाले परिवार की संख्या कितनी है। तो 40 लाख लोग दोस्तों कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में। इतना कम है ऐसा नहीं सोचना है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 1 करोड़ मतलब 1 अरब 21 करोड़ है, ऐसा बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ 40 लाख बस कृषक है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, परिवार की बात करते हैं। मतलब एक परिवार के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारा एक परिवार हो गया, वो एक ही गिनाएगा, हालांकि 5 लोग सदस्य हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है। तो 40 लाख कृषक परिवार है दोस्तों, याद रखने के। जिसमें से इन 40 लाख कृषक परिवारों में से 80% मतलब 40% मतलब 40 लाख कृषक परिवारों में से 82% दोस्तों छोटे किसान हैं। लघु एवं सीमांत कृषक मतलब क्या होता है, जो छोटे किसान हैं। इतने सारे कृषक तो हैं छत्तीसगढ़ में, 40 लाख जितने भी टोटल जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, उसमें से 40 लाख कृषक परिवार है। इन 40 लाख कृषक परिवारों में से 82% ऐसे किसान हैं जो लघु एवं सीमांत है, जिनके पास भूमि ज़्यादा एकड़ नहीं है, 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, 1-2 एकड़ से, ठीक है। याद रखना, इस प्रकार से है। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या है, जितने भी लोग रहते हैं, उसमें से याद रखना है कितने परसेंट लोग कृषि कार्य पर निर्भर है। तो 80% लोग दोस्तों कृषि कार्य पर निर्भर है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जितना भी जनसंख्या है निवास करती है, उसमें से 80% जनसंख्या कृषि पर निवास करती है। अब आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि सर बहुत सारे हम लोग तो मतलब कृषि कार्य करते नहीं है, जो शहर में रहते हैं उन लोग कृषि कार्य करते नहीं है, ठीक है ना। तो 80% कैसे हो जाएगा करके। तो सिंपल से एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, हालांकि आप लोग कृषि कार्य करते नहीं हैं, लेकिन आपके पास कृषि भूमि है, खेत है आपके, भले आप लोग गांव में नहीं जा रहे हैं, गांव में खेत होगा जो भी है, आप इनडायरेक्टली रूप से खेती करवाते हैं किसी माध्यम से, अधिया देकर, कट्टू देकर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके माध्यम से करवाते हैं, तो उसको भी काउंट किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्लियर है। कितने लाख कृषक परिवार है, क्वेश्चन आ गया। तो 40 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से सीमांत कृषक या छोटे कृषक कितना है छत्तीसगढ़ में, तो 82% है, ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि सिंचाई, ठीक है, ये याद रखना है। सिंचाई पर्सन की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कृषक तो है, खेत है, खेत के लिए क्या है, पानी की ज़रूरत है, तभी वो फसल उपजेगा अच्छे से, ठीक है। तो सिंचाई कितना परसेंट होता है छत्तीसगढ़ में, टोटल मान लो 100% क्षेत्र है, उसमें से 38% बस में सिंचाई होता है। सिंचाई के मामले में थोड़ा सा कम है दोस्तों छत्तीसगढ़, याद रखना है, ठीक है। सिंचाई सुविधा उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई की हम लोग बात करें, कौन कौन सा स्रोत है सिंचाई का, तो एक ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, कुआँ हो गया, इस प्रकार से रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई छत्तीसगढ़ में किससे की जाती है दोस्तों, तो नहरों से की जाती है, 52%। मान लो 100% देखते हैं, उसमें से 52% नहर से की जाती है सिंचाई। और नलकूप से कितना की जाती है, 29% दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट, 29%। नलकूप को ही ट्यूबवेल बोला जाता है। नलकूप के बाद तालाब से किया जाता है, और तालाब के बाद कुआं से किया जाता है। ये घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा नहरों से किया जाता है सिंचाई, उसके बाद ट्यूबवेल मतलब नलकूप से, उसके बाद तालाबों से, उसके बाद कुओं से, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों परसेंट याद रखना है आपको, 52% नहरों से, नलकूप से 29%। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्रफल, उसमें कितने
कितना एरिया है जिसमें जल है, ये बात करते हैं, ठीक है ना। कितना क्षेत्रफल एरिया है जिसमें हमारा जल उपलब्ध है। तो याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितना क्षेत्रफल है, जैसे 100 हम लोग बात करें इसमें 135 192 करके, ठीक है ना। 135 192 जो हमारा कुल क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का, उसमें से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग, ठीक है ना, क्या है, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल क्षेत्र है, जिसमें से 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या की जाती है, मछली पालन किया जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में टोटल अगर बात करें कितने क्षेत्रफल में जल है, तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल है, जिसमें से 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। और हम लोग बात करें टोटल, मान लो 100% जल है, उसमें से याद रखना है, अगर परसेंट में देखें तो 97% क्षेत्र में हम लोग मछली पालन करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मछली पालन। क्लियर है। हम लोग देखे भी हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो मछली उत्पादन में ज़्यादा है, ठीक है, 97% मछली उत्पादन किया जाता है हमारे, ठीक है। 3% बस क्षेत्र ऐसे हैं, मतलब जल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मछली उत्पादन नहीं किया जाता, बाकी पूरा 97% क्षेत्र में हम लोग मछली उत्पादन करते हैं, मतलब जिसमें जल है उसमें की बात कर रहे हैं ना। और बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ और मिसिंग है दोस्तों, याद रखना है कि कृषि उपज मंडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कृषि मंडी, मंडी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी दोस्तों कितना है, 69 है। अगर हम लोग बात करें उप मंडी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उप मंडी की बात करते हैं तो ये जो है 121 है, पहले 118 था, अब कितना बढ़ गया है, नया नया डाटा में याद रखना है दोस्तों। कृषक उपज मंडी बात किया जाए तो कितना है, 69 है, 69 है। अगर उप मंडी, कृषक उप मंडी की बात किया जाए, उप ना, तो 121 है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिंचाई, तो देखे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है सुविधा कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में उपलब्ध है सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है जहाँ अधिक क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है, जांजगीर चांपा जिला बहुत टॉप पे है दोस्तों, याद रखना है। जांजगीर चांपा जिला ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचित, मतलब सिंचाई किया जाता है, याद रखना है, सिंचित जिला है सब सर्वाधिक। और सबसे कम सिंचाई किस जिले में होता है, तो याद रखना है नारायणपुर में होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा सिंचाई और सबसे कम सिंचाई नारायणपुर में, याद रहेगा इतना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता कितने एरिया में है, तो 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों, कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग उसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैविक जिला दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जैविक जिला, इसमें कि जैविक जिला क्या होता है, जैविक जिला मतलब होता है, जैविक मतलब एक प्रकार से जिसमें केमिकल चीज़ को मिलाकर खेती ना किया गया हो, ठीक है, याद रखना है, केमिकल चीज़ इसमें ना मिला हो, एकदम खाद्य जो देसी वाला है उसको डालकर हम लोग उपजाए हैं फसल, उसको क्या बोलते हैं, जैविक कृषि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैविक जिला कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 5 जिले हैं दोस्तों, इसका ट्रिक लिख दिया हूँ, सुबीना, सुबीना और ये दंतेवाड़ा है, ठीक है। सू से देखिए क्या है, सू से सुकमा है, बी से बीजापुर है, देखिए इसमें सू से क्या है, सुबीना करके ट्रिक याद रखना है आपको जैविक जिला में, सू से सुकमा है, बी से बीजापुर है और ना से नारायणपुर है, और दंतेवाड़ा से याद रख, दंतेवाड़ा है, और एक क्या है, गरियाबंद है। कम से कम इसमें जो है ये याद रखना है दोस्तों, पांचों जिला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का जैविक जिला नहीं है करके, ऑप्शन रहेगा बीजापुर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा और इधर आपका बस्तर दे देगा, तो बस्तर इसमें शामिल है क्या, नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 5 जिला आपको अच्छे से रट डालना है, इसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको याद करना है। उसके बाद बात करें हम लोग जैविक फसलें व किस्म, जैविक फसलें व किस्म की बात करें हम लोग, तो देखिए धान के कौन कौन सी किस्म होते हैं, सुगंधित किस्म, जिसमें ऐसा धान जिसमें सुगंध भी आता है, ठीक है, कौन कौन सी किस्म होते हैं आपको, देखिए दोस्तों ताज्जुब भी होगा कि इतना सारा नाम है और हमको पता नहीं है करके, और पिछले साल इससे क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए बासमती, ठीक है ना, ये है देखिए बासमती, कौन कौन सा चावल है, तो हमारे इसमें बासमती है, बादशाह भोग है, मोतीचूर है, जीरा फुल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, देखिए काली कमोद है, काली काली से 2 नाम है ना, काली कमोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी है, लोकटी मांझी है, पूसा सुगंध, पूसा भी याद रखना है। जो धान अनुसंधान एक प्रकार से जो कृषि अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये जो है दिल्ली में है, पूसा जगह पे, ठीक है। दुबराज तो जानते ही हैं, दुबराज, नगरी दुबराज, जवा फुल, तो आपको जो है काली कमोद, काली गिलास देख लीजिए, तिल कस्तूरी है, लोकटी मांझी है, तुलसी मंजरी है, जीरा फुल, मोतीचूर, बादशाह भोग, बासमती, आप
आशा करता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग बासमती को जानते होंगे, बादशाह भोग को नाम सुने होंगे, दुबराज का नाम सुने होंगे और शायद जीरा फुल का सुने होंगे, बाकी आप लोग नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो मोतीचूर भी रहता है इसमें, याद रखना है, मोतीचूर का लड्डू वाला, लेकिन ये क्या है, धान का किस्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगर हम लोग जैविक ब्रांड की बात करें, जैविक ब्रांड है जो जैविक कृषि करते हैं उसके उत्पाद बेचा जाता है, उसका ब्रांड का नाम है, एक नाम दिया गया है। तो पंचतंत्र नामक ब्रांड है दोस्तों, देख लीजिए। पंचतंत्र ब्रांड जो है इसमें याद रखना है कोंडागांव में है पंचतंत्र, पंचतत्व। चांग्रो, उसके बाद क्या है, चांग्रो, ये ब्रांड कहाँ है, जैविक ब्रांड बलरामपुर में दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। और आरुग, आरुग वाला कहाँ है, तो राजनांदगांव में है, आगर वाला मुंगेली में है, और आदिम वाला 10 याद रखना है दंतेवाड़ा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। आदिम, आदिम ब्रांड कहाँ है, तो 10 याद रखना है दंतेवाड़ा। चांगरों की बात करते हैं तो बलरामपुर में। पंचतत्व कहाँ है, पंचतत्व जो है ये ब्रांड कोंडागांव में है। आरुग, आरुग की बात करें तो राजनांदगांव में है। ठीक है ना, र भी है, रग करके याद रखना है, जैसे भी आप लोग याद करें। और आगर, आगर ये मुंगेली में है। हम लोग बात करें दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 99 स्थल शामिल है भारत के, 99 परियोजना है, लेकिन प्रदेश की छत्तीसगढ़ की 3 परियोजना इसमें शामिल है दोस्तों। कौन कौन सी परियोजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ठीक है, कृषि सिंचाई के लिए यूज़ करना है इस नदी तट जो भी बांध है। ठीक है ना, तो केलो, केलो नदी कहाँ पड़ते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, केलो नदी हम लोग रायगढ़ में पढ़ते हैं। खारंग नदी, खारंग नदी कहाँ है, बिलासपुर में है, बिलासपुर के रतनपुर में पढ़ेंगे दोस्तों। और मनियारी कहाँ पड़ेगा, मनियारी कौन से जिला में पड़ेगा, तो मुंगेली लोरमी। ठीक है, याद रखना है। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, सिर्फ 3 नदी बस याद रखना है आपको। ठीक है, केला खाबो करके याद रखना है। केलो मतलब क्या है, केलो नदी, ठीक है, केला खाबो, ठीक है, याद रहेगा, केला खाबो यारो करके याद रखो, मनियारी करके। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे बात करते हैं हम लोग अब निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं। हम लोग बात करें वृहद परियोजना, ठीक है, वृहद परियोजना की बात करें तो स्थापित छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना कितना है दोस्तों, 8 है ऑलरेडी। मध्यम परियोजना कितना है, 38 है। 38 मतलब कितना ज़्यादा है, उससे 30 ज़्यादा है। लघु परियोजना की बात करें तो 2470 है। कितना है, 2470 है। अगर निर्माणाधीन, निर्माणाधीन मतलब क्या होता है, जो निर्माण के अधीन है, अभी निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो निर्माणाधीन वृहद कितना बन रहा है, 4 ठो और नए बन रहे हैं। मध्यम परियोजना कितने हैं, मध्यम परियोजना अभी कोई नहीं बन रहा है, याद रखना है। ठीक है ना, ये लघु परियोजना कितने बन रहे हैं, 365। लघु परियोजना में याद रखना है 365 क्या है, 1 वर्ष है। ठीक है ना, याद रखना है 365 याद रखना है। अगर नलकूप योजना की बात करें, कितना है, नलकूप योजना के अंतर्गत स्थापित जो है परियोजना 30 है, एक न बस नया बन रहा है इसमें। ठीक है, नलकूप वाले में। और एनीकट या स्टाफ डैम की बात करें तो 827 है। ठीक है, अभी, और कितना बन रहा है, 247 और बन रहा है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको। और बात करते हैं, देखिए सिंचित वाला हम बात करते हैं तो नहरों से देख सकते हैं आप लोग कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होता है, किससे किससे होता है, देखिए 8, 6, 24, 12। ठीक है, देखेंगे नहरों से सबसे ज़्यादा होता है सिंचाई, उसके बाद नलकूप से होता है, नलकूप या जलाशय से, उसके बाद तालाब से, उसके बाद कुएँ से। सबसे कम कुएँ से हो रहा है इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए 1604-301, ये भी इंपॉर्टेंट है योग इसका। ठीक है दोस्तों, 1604-301। उसके बाद बात करते हैं भूजल की दृष्टि से विकास खंड की स्थिति। आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में टोटल विकास खंड कितने हैं, तो 146 विकास खंड है, 146, जिसमें से 85 को जो है वो क्या है, आदिवासी विकास खंड है, एसटी विकास खंड है, याद रखना है। ठीक है ना, 146 विकास खंड है। इसी के जिक्र लिखा, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि भूजल दृष्टि से विकास खंड की स्थिति, विकास खंड की स्थिति क्या है। इसमें देखते हैं, पहला जो है सुरक्षित श्रेणी में कौन कौन सा है भूजल की दृष्टि से। भूजल मतलब क्या है, भूमि जो जल होता है भूमि के अंतर्गत, ठीक है ना, उसमें ऐसा कौन कौन सा विकास खंड है जहाँ खतरा में है, जहाँ पानी कम है, ठीक है, जहाँ पानी जहाँ अच्छा है, ठीक है, ये हमको बात कर रहे हैं। तो इसको 3 श्रेणी में हम लोग बांटे हुए हैं। एक सुरक्षित श्रेणी, दूसरा आंशिक संकटपूर्ण जो थोड़ा थोड़ा संकट आ रहा है, और एक क्या है, संकट आ गया है। ठीक, 3 श्रेणी में हम लोग बांटे हैं कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा मतलब ऐसा विकास खंड जहाँ सुरक्षित है पानी वहाँ, ठीक है, मतलब पानी भरपूर है वहाँ पर्याप्त मात्रा में। एक ऐसा विकास खंड हम लोग इसका क्राइटेरिया रखे हैं जिसमें क्या है, थोड़ा संकट आ रहा है धीरे धीरे। और एक ऐसा विकास खंड जिसमें संकट आ चुका है। तो देखिए कितने विकास खंड सुरक्षित है, तो 116 विकास खंड दोस्तों सुरक्षित है, याद रखना है। ठीक है, और 24
24 याद रखना है। 24 आंशिक संकटपूर्ण है। अगर 6 याद नहीं करते हैं तो भी इन दोनों को जोड़ के 146 से माइनस कर देंगे, 6 हट जाएगा। संकटपूर्ण में कम है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। उतना ज़्यादा संकट मतलब चिंता का विषय नहीं है छत्तीसगढ़ के विकासखंड के लिए, क्योंकि संकटपूर्ण में सिर्फ 6 ही विकासखंड है, बाकी तो 116 अच्छे कंडीशन में है। अब बात देखिए, कुल विकासखंड 146 है। अब बात करते हैं वानिकी के क्षेत्र में, वन से संबंधित क्षेत्र में हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों 191 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एरिया देखिए हम लोग तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। जो भारत का कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल तुलना किया जाए, भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल कितना है तो 4.11% है। अगर तुलना किया जाए, उससे परसेंटेज निकाला जाए भारत के कुल क्षेत्रफल से तुलना किया जाए तो 4.1% है इसका। वन क्षेत्रफल की बात करें छत्तीसगढ़ में, वन क्षेत्रफल ये तो टोटल क्षेत्रफल है जिसमें हम लोग भी रहते हैं, घर है, फैक्ट्री है, सब है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वन क्षेत्रफल की बात करें छत्तीसगढ़ में तो 59,772 है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल मान लो 100% है, उसमें से 44% वन है। सिंपल से मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ में जितना भी एरिया है उसमें से 44% स्थान पर क्या है, वन है, ठीक है। ये याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, देखिए वन उत्पाद हम लोग पढ़ रहे हैं 2023-24 में तेंदुपत्ता का उत्पादन दोस्तों, 2023-24 में तेंदुपत्ता का उत्पादन कितना रहा है, 12.94 लाख मानक बोरा, इतना उत्पादन हुआ है। 12 लाख, लगभग 12 लाख मानक बोरा। पिछले टाइम और ज़्यादा हुआ था, 15 लाख के आसपास, इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 12.94 लाख मानक बोरा। एक मानक बोरा में कितने हज़ार तेंदुपत्ता होते हैं तो 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं दोस्तों, याद रखना है एक मानक बोरा में। ध्यान से देखिए, एक मानक बोरा में याद रखना है 50,000, ठीक है, 50,000 जो है, ठीक है, 50,000 तेंदुपत्ता होता है एक मानक बोरा में। उसके बाद बात करते हैं जीएसडीपी में वानिकी का योगदान। जीएसडीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है तो 2.88% है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और वृद्धि की बात करें, ठीक, वृद्धि की हम लोग बात करते हैं तो 1.8 है। योगदान ज़्यादा उतना योगदान नहीं है वानिकी का, 2.88 बस है, वृद्धि भी 1.8 हुआ है इसमें। हम लोग बात करें आरक्षित वन, इसमें प्रशासनिक दृष्टि से ये सब बांटते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से। तो आरक्षित वन का परसेंट कितना है 43.13 है। संरक्षित वन का कितना है 40.22% है। और अवर्गीकृत का 16.65, ये याद रखना है। अगर हम लोग दूसरे आधार पर बांटे, ठीक है, तो कितना है प्रजाति आधार पे तो साल, सागौन, मिश्रित, ये प्रशासनिक आधार पे बटा हुआ है। ये हम लोग प्रजाति आधार पे बांटते हैं तो साल का कितना परसेंट है 40% है, सागौन का 9% है, मिश्रित का 43%। अगर हमको क्वेश्चन आ गया प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन है तो आरक्षित वन है, प्रशासनिक दृष्टि वाला है ये प्रशासनिक वाला है, ठीक है। और ये जो है प्रजाति वाला है, जाति वाला, ठीक है ना, ये जो है। तो प्रशासनिक प्रजातीय दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा है, मिश्रित है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आरक्षित वन दोस्तों आपको याद रखना है दंतेवाड़ा में है। और सबसे कम कहाँ है, कोरबा में है। और संरक्षित वन कहाँ है, सजा करके ट्रिक याद रखना है, संरक्षित वन सबसे ज़्यादा सरगुजा में है। और सबसे सबसे ज़्यादा सरगुजा में है। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम याद रखना है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें आरक्षित वन दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कोरबा में है। संरक्षित वन की बात करें तो सजा करके ट्रिक याद रखना है, ठीक है ना। सा से सरगुजा में सबसे ज़्यादा है और संरक्षित वन सबसे कम कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। अगर अवर्गीकृत की बात करें तो दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा है और धमतरी में सबसे कम है, ठीक है। और साल वनों का द्वीप तो जानते हैं, बस्तर को कहा जाता है। सागौन वन भी इधर मैकल श्रेणी हो गया और इधर जो नारायणपुर खुर्सेल घाट यहाँ पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें खनिज संसाधन की बात करते हैं, ठीक है। खनिज संसाधन की बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, हमारा 100% राजस्व प्राप्त हो रहे हैं, उसमें से 27% योगदान किसका है, खनिज का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मुख्य खनिज का कितना योगदान है 97% और गौण खनिज का 3%। मुख्य खनिज किसको बोलते हैं आखिर, जो हमको ज़्यादा आय प्रदान करता है, जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे कोयला है, लोहा है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ये सब मुख्य खनिज है, ठीक है। हम लोग बात करें जीएसडीपी में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है तो 10.52% है दोस्तों, 10.52% मतलब खनन क्षेत्र का ज़्यादा है, ठीक है ना। और वृद्धि 7.35 हुआ है। अगर हम लोग बात करें उत्पादन पर भारतीय लेवल में, हम लोग बात करें कि उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है, तो कोयला का उत्पादन जो हुआ है 19 19 वो हुआ है 19% हुआ है उत्पादन।
लोहा का उत्पादन इसमें 4 बस कम करना है दोस्तों, देखिए 4 बस कम करना है, ठीक है। 19 लोहा कोयला का है, फिर 4 कम करो, 15 लोहा का है, ठीक है, फिर 4 कम करो, 11 चूना पत्थर के, और बॉक्साइट का क्या है, खुद 4 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हम लोग बात करें कि भारत, ठीक है, अखिल भारतीय मतलब भारतीय स्तर पे जितना भी खनिज से हम लोग को आय प्राप्त हो रहा है, उसमें से छत्तीसगढ़ से 15% आय, 15% जो खनिज, छत्तीसगढ़ का योगदान कितना परसेंट है राजस्व मूल्य में, पूरा भारत में देखा जाए तो 15% ये मूल्य है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। भारत के हम लोग राजस्व मतलब खनिज राजस्व में देखा जाए तो ये याद रखना है। और खनिज राजस्व कितना आया है दोस्तों, खनिज से राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को, तो ये याद रखना है 12,941 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। 12,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12,941, 12,941, इसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों, 12,941 करोड़ रुपए खनिज राजस्व। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं अब, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए एक बार 10.52 है, इसमें कितना है 10.16 है, इसमें 7% वृद्धि हुआ है, इसमें 8% वृद्धि हुआ है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो जीएसडीपी में हम लोग इसमें विद्युत गैस जल आपूर्ति का योगदान 10.16 है, और वृद्धि कितना है 8.11 है। क्षमता की बात करें तो क्षमता में देखिए एक बार, तापीय विद्युत है जो कोयला से संबंधित है दोस्तों, उससे बिजली उत्पादन होता है तो 2840 मेगावाट उत्पादन होता है। और जल विद्युत से कितना हो रहा है 138.7 मेगावाट। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2978 मेगावाट टोटल है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता कितनी है टोटल, आ जाएगा क्वेश्चन तो 2978 लगाएंगे। अगर तापीय विद्युत मतलब जो कोयला से संबंधित, मतलब कोयला से बिजली पैदा होती है, उसका योगदान कितना है, मतलब क्षमता कितना है 2840। जल विद्युत वाला पूछेगा तो 138 मेगावाट, टोटल पूछेगा तो 2978। अगर हम लोग बात करें कुल विद्युत उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाले, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, कितने परिवार है ऐसे, तो 61,53,423, ठीक है। इतने लोग क्या है विद्युत का उपभोग करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, ठीक है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है तो 1.82% वृद्धि हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। और खपत में वृद्धि कितना हुआ है 15%, मतलब खपत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है हर साल, ठीक है। और उपभोग करने वाले में कितना हुआ है 1.82%। अब देखते हैं हम लोग कि विद्युत उपभोक्ता श्रेणी, विद्युत जो है कौन लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन लोग यूज़ करते हैं, खपत की बात नहीं कर रहा हूँ कितना ज़्यादा उन लोग यूज़ करते हैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उपभोग श्रेणी में विद्युत उपभोग कौन करते हैं, जब सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग करते हैं, घरेलू क्षेत्र में ज़्यादा होता है बिजली का। उसके बाद बीपीएल क्षेत्र में होता है दोस्तों, बीपीएल मतलब वही जो गरीबी रेखा वाला, ठीक है ना। और तीसरा कृषि क्षेत्र में होता है। अगर खपत की बात करें तो ज़्यादा बिजली की खपत कौन सा करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं घर में कुछ एक चार्जर है या फिर बोर्ड है, प्रेस चला रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बिजली खपत होता है, उस प्रकार जो है किसमें खपत होगा आप खुद सोचिए। घर में ज़्यादा खपत नहीं होता है, लेकिन फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा बिजली क्या है ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ बिजली बिल ज़्यादा आता है, खपत का मतलब जहाँ बिजली बिल ज़्यादा आएगी। घर में कम आता है, कृषि पे ज़्यादा आता है, ठीक है, याद रखना है। बिजली बिल कहाँ ज़्यादा आएगी, इन तीनों में देखा जाए तो उद्योग में ज़्यादा आएगा, फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में ट्यूबवेल बोर ये सब चल रहे हैं। और घरेलू में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं रहता है, टीवी पंखा बस रहता है, इसलिए यहाँ कम खपत होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद ताप विद्युत गृह ये वाला है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिएगा इसमें अच्छे से, उसके बाद आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी भी लिखा हुआ है उसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक बार बता देता हूँ उसमें कैसे क्या करना है आपको, मेरे कोचिंग का टाइम हो रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ताप विद्युत गृह हम लोग देखे हैं 2000 कितना देखे हैं 2840 देखे हैं टोटल योग, ठीक है। दो इस प्रकार से था राष्ट्रीय स्तर पे। और ये वाला हो गया 7 अप्रैल 2001 CSIDC का गठन हुआ है, ये आपको याद रखना है। एकीकृत अधोसंरचना, सिर्फ आपको जगह बस याद रखना है कि खमरिया कहाँ है, परसगढ़ी कहाँ है, बिरकोनी कहाँ है, लखनपुर कहाँ है, ये सब याद रखना है। और बनगांव ये सब याद रखना है, बनगांव कहाँ है, जशपुर में है, बाराद्वार कहाँ है, ये सब जगह बस देखिए दोस्तों, ठीक है। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्नेक पार्क है, स्नेक लिखा है, द्वितीय पॉलिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब तो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है। ऊर्जा पार्क रायपुर में है, ट्रैफिक पार्क लगरा बिलासपुर, साइंस पार्क सुकमा में है, डियर पार्क बस्तर में है, ये सब आपको देखना है। और शिक्षा में देख लीजिए कितने शासकीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कितने हैं 9 है दोस्तों, और निजी विश्वविद्यालय कितने हैं उससे 6 अधिक है, मतलब 15 है। शासकीय महाविद्यालय कितने हैं 285 है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है उसको देख लीजिए 30 है,
3 शासकीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 3 ही ठोक है बस। 22 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक, ये सब याद रखना। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं? टोटल 47 है, जिसमें से शासकीय कितना है? 32 है। ये सब आपको याद रखना है, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, ITI की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताएं दोस्तों, तब आपके लिए मैं वीडियो आगे भी बनाते रहूँगा। थैंक यू।